खबरें अब तक, पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी कांग्रेस की बनती जा रही हिंदू विरोधी छवि की, महाराजगंज में हुए अनोखी शादी की और सालों बाद मिले लापता सैनिकों की। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर करेंगे चर्चा विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजट से पहले पीएम मोदी संग नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने पेश होने वाले बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों के विचार और सुझाव जानने के लिए आज उनके साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का सख्त एक्शन। अवैध जमीन कब्जा मामले में 5 अधिकारी हुए निलंबित। भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य नीति अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद के सिरसागंज में अवैध भूमि कब्जा मामले में शामिल 5 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और उप जिलाधिकारी, तहसील राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और एक अन्य अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मनीष वर्मा को बनाया गया जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव, मिली आरसीपी वाली जिम्मेदारियां। जनता दल के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मनीष कुमार वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल सुप्रीमो नीतीश कुमार के सलाहकार और पूर्व आईपीएस अधिकारी 50 साल के मनीष वर्मा मंगलवार को औपचारिक रूप से जेडीयू में शामिल हुए थे। बिहार नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड रॉकी गिरफ्तार, सीबीआई को मिली 10 दिन की रिमांड। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मुख्य सरगना राकेश रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। उसे बिहार के पटना से गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई को अदालत से रंजन की 10 दिन की हिरासत मिली है। शुरुआती बढ़त के बाद सपाट हुआ बाजार, सेंसेक्स 27 अंक लुढ़का, निफ्टी में भी गिरावट। कारोबार में उतार चढ़ाव के बीच 11 जुलाई को सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ सपाट बंद हुए। आज के कारोबार के आखिरी में सेंसेक्स 27 अंकों की गिरावट के साथ 69,897 के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो 8 अंक की गिरावट के साथ 24,315 के स्तर पर बंद हुआ। ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो से रूबरू करवा देते हैं। कानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 लोग बुलेट पर बैठे हैं और पीछे बैठा युवक अपने दोनों हाथों में रिवॉल्वर लिए हुए है और फिल्मी गाना बज रहा है। इतना ही नहीं, गाने पर वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसे खुलेआम कोई इस तरीके से वीडियो बना सकता है। पहले आप भी देखिए ये वीडियो। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूँ। ये वीडियो कानपुर महानगर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है। वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर ऐसे खुलेआम कैसे लोग इस तरीके के वीडियो बना रहे हैं और खुलेआम फायरिंग कैसे कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और वीडियो की जांच कराई जा रही है। जल्द ही पुष्टि होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरें अब तक में बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आपको वो बयान तो याद ही होगा जो उन्होंने कुछ दिन पहले भरे सदन के अंदर दिया था। जी हां, राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर अभी भी सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू सिर्फ हिंसा हिंसा और नफरत करता रहता है। ये विषय इतना गंभीर था कि पीएम मोदी को खुद सदन के बीच में खड़े होकर कहना पड़ा था। वहीं अभी हाल ही में गुजरात में राहुल गांधी ने कहा कि आडवाणी ने अयोध्या आंदोलन शुरू किया। राहुल गांधी के दिए जा रहे इन बयानों से तो लगता है कि वो पूरी तरीके से हिंदू विरोधी हो गए हैं और देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। वो कभी अल्पसंख्यक कहने वाले समुदाय की बात नहीं करते। क्यों? राजकोट और लोकसभा के दोनों बयान अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, पर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कई मायनों में खतरनाक। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 10 साल बाद सदन में कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया था।
नेता प्रतिपक्ष ने सदन में भगवान शिव की फोटो दिखाई। राहुल ने कहा, भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। पहले आप भी राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। तो सुना आपने राहुल का ये बयान। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी का ये बयान सिर्फ भाजपा के लिए था या पूरे हिंदू समाज के लिए? वहीं दूसरी तरफ गुजरात के राजकोट में राहुल ने कहा कि आडवाणी जी ने जो अयोध्या आंदोलन आरंभ किया उसे हमने यानी विपक्षी मोर्चे INDIA ने हरा दिया। वहीं देखा जाए तो अयोध्या आंदोलन केवल एक मंदिर निर्माण का आंदोलन नहीं था, ये भारत सहित संपूर्ण हिंदू समाज को सांस्कृतिक रूप से फिर से जागृत करने, प्रखर करने और उसके मानसिक निर्माण का आंदोलन था। इसका असर भी हुआ। आज पूरे विश्व में राम मंदिर से हिंदुओं की पहचान हुई है। हिंदू धर्म पहले से और अधिक मजबूत हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में संपूर्ण विश्व का हिंदू अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार को लेकर पहले से ज्यादा मुखर और आवश्यकता पड़ने पर आक्रामक हुआ है। शायद राहुल गांधी के रणनीतिकार और सलाहकार उन्हें समझा रहे हैं कि संघ, भाजपा और मोदी के प्रति हमलावर वक्तव्यों से कांग्रेस को चुनाव में लाभ मिला है, इसलिए आगे और हमलावर बनना है। लेकिन ये विषय केवल सामान्य राजनीतिक विचारधारा का नहीं है। हिंदू, हिंदुत्व और राम जन्मभूमि आंदोलन ना दलीय राजनीति का विषय है और न केवल भाजपा का, क्योंकि ना अयोध्या आंदोलन लाल कृष्ण आडवाणी ने आरंभ किया और ना ही उनके बैठ जाने से ये समाप्त हुआ। 50 के दशक में जब हिंदू कोड बिल पास हुए थे, तब से कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति सांप्रदायिकता विरोध और धर्मनिरपेक्षता की है। जाहिर है कांग्रेस की नीति आज से नहीं बल्कि सालों से हिंदू विरोधी रही है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में भी यूं ही हिंदुओं का तिरस्कार होता रहा है और आज के समय में वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने अयोध्या मंदिर का विरोध किया था, प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। उनको लगता है कि हिंदुओं को टारगेट करके वो भाजपा को घेर सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इससे वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं और अपनी पार्टी की छवि हिंदू विरोधी कर रहे हैं, जो कि सोचने की जरूरत है। खैर चलिए, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बारिश ने देश में मौसम सुहावना कर दिया है। हर जगह बारिश के फुहारे आनंद दे रही हैं, मगर ये बारिश जहां कुछ लोगों के लिए रौनक और सुकून लेकर आई है, तो वहीं यही बारिश कुछ लोगों के लिए मुसीबत भी लेकर आई है। खासकर गांव में पानी ने लोगों का निकलना मुश्किल कर दिया है। लोग घरों में कैद हैं, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत यह है कि आजकल शादी का सीजन भी है। ऐसे में जिनके घर में शादी है वो काफी परेशान है। ऐसे में हमारे पास महाराजगंज से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर ला सकती है। महाराजगंज में बाढ़ के बीच अनोखी शादी और बारात की तस्वीर सामने आई है। बाढ़ की वजह से दूल्हे को अपनी बारात नाव से ले जानी पड़ी। शादी के बाद दुल्हन को भी नाव से लेकर दूल्हा अपने घर पहुंचा। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। प्रदेश की ज्यादातर नदियां उफान पर बह रही हैं या फिर खतरे के निशान को पार कर गई हैं। सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त और व्यस्त हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, कुशीनगर, बहराइच और महाराजगंज में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ के बीच जहां आम जनमानस अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जद्दोजहद में जुटा हुआ है, तो वहीं महाराजगंज जिले से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। नौतनवा थाना क्षेत्र स्थित सेमरहवा गांव में नए नवेले दूल्हे राजा देर रात बारातियों संग अपनी दुल्हन को लेने नदी से गांव के रास्ते ससुराल पहुंचे, जहां नदी पर ससुराल के लोगों ने जमकर उनका स्वागत किया। रात में जब दूल्हे राजा नाव पर सवार हुए तो इतने विशाल नदी को नाव के सहारे पार करते एक तरफ जहां बाराती डरे सहमे नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दूल्हे राजा भी डर के मारे हाय भरते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुबह किस तरीके से दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर नाव से नदी को पार करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल किसी तरीके से दूल्हे राजा बारातियों का हुजूम लेकर जान जोखिम में डालकर शादी का लड्डू खाने में तो सफल हो गए, लेकिन उनकी ये शादी यादगार बनकर हमेशा चर्चा का विषय जरूर बनेगी।
विजय विजय कुमार यादव बैरवा बनकटवा। सिमरावा गांव में नाव से आने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। गाड़ी हम लोग सब लोग मिलके बाहर रखे रहे और सामान सब लोग मिलके ऊपर रखे हैं। बहुत परेशान हुई हूँ, बहुत डर लग रहा है सर। भाई साहब, ये सिमरावा गांव के रहने वाले हैं हम, और हमारी बेटी का शादी था कल मंगलवार को, और ये नदी पूरा भरा हुआ है। इस समय बहुत दिक्कत से, बहुत परेशानी से हम लोग जो है गुजर रहे हैं, और हम अपनी लड़की का विदाई किए हैं, जो कि हमारे दामाद जो है वो लोग भी बहुत परेशान हुए। आने जाने का नाव से हम लोग पार किए हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ ही हो रहा है हम लोगों को। यही सब बहुत दिक्कत हुई है, पैर फिसल जा रहा है, किसी को चोट लग रहा है, किसी को घाव लग जा, कोई नदी में डूबने लगता है। बहुत तकलीफ हुआ है, बहुत तकलीफ हुआ है, सही ढंग से कुछ नहीं हो पा रहा है। सरोज यादव। लड़की की शादी कब रहा और कैसे विदाई भइल, कैसे आप लोग पहुंचा? अरे बहुत दिक्कत हुआ एक इसमें आने जाने से, हम लोग आने जाने में, लड़की की विदाई के लिए में। लड़की अपने घर से लेके यहाँ तक कैसे? अरे वो तो हम ही लोग बूझे हैं ना, कैसे पहुँचे हैं, कैसे लेके आई आप? बहुत दिक्कत हुआ है, आप देखे नहीं है। थोड़ा बताइए कैसे बैठा के लेके आई? अरे बहुत परेशानी हुआ है बैठाने के लिए। नाव से आई? हाँ। और डर भी लग रहा है? अरे बहुत डर लग रहा है, इस गांव में पुल नहीं है, आने जाने के यहाँ कोई इमरजेंसी में कोई तबीयत खराब हो जा रहा है तो कैसे जाएंगे लोग। सामान वामान लड़की का कैसे? अरे पूरे नाई पर पूरे टैंकर अलमारी खरीद धो के पूरा खाली करके नाई पर एक दूध ले आके लाद के सब पहुँचाओ तुम सब। कैसे आप जाएंगे? अरे बहुत डर लग रहा है, कैसे जाएंगे, जैसे आए वैसे जाएंगे। अब आपको इस गांव की थोड़ी कहानी भी बता देते हैं। दरअसल सेमरावा गांव नौतनवा तहसील क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ की आबादी लगभग 60,000 के करीब है। ये एक तरफ जंगल से घिरा है तो दूसरी तरफ नेपाल से बहकर आने वाली रोहिणी बहती है। ऐसे में अब यहाँ के लोग इसी रोहिणी नदी को पार करके अपने रोज जीवन को खतरे में डालकर पुल पार करने के लिए मजबूर हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता सरवन यादव की रिपोर्ट। देखा जाए तो मानसूनी सीजन में पहाड़ों पर तो वैसे भी दोहरी मुसीबत पड़ती है। एक तो बारिश से लेकर फ्लैश फ्लड तक पहाड़ों पर सामना करना पड़ता है, दूसरी ओर धंसती हुई जमीन और गिरती हुई चट्टानें मुसीबत को दो गुना कर देती हैं। लेकिन पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों में भी भयंकर बारिश और बाढ़ का कहर है। उत्तर प्रदेश का हाल इस वक्त बेहाल है। खुद सीएम योगी बाढ़ को लेकर सजग हैं, मगर इन्हीं परेशानियों के बीच ये शादी काफी चर्चा का विषय रही। फिलहाल खबरें अब तक में बात करते हैं अपनी खबर के बारे में। इस देश के जवान, इस देश की आन बान शान सब होते हैं। वो हैं तो हम हैं, वो नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। हमारे जाबाज जवान वो हीरो हैं जो देश की रक्षा के लिए एक बार भी अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। वो आकाश से लेकर पाताल तक देश की रक्षा में लगे रहते हैं। चाहे भीषण गर्मी हो या हाड़ कपाने वाली ठंड, वो हमेशा देश सेवा में तत्पर जुटे रहते हैं। मगर अफसोस कि इन्हीं जवानों को कभी कभी अपनी जान कुछ इस तरह गंवानी पड़ती है कि उनकी शव तक देखना नसीब नहीं होता। ऐसा ही हुआ था बीते वर्ष अक्टूबर में लद्दाख में, जब एक हिमस्खलन में 38 भारतीय सैनिक फंस गए थे और हादसे के बाद सेना के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें कई सैनिकों को बचा लिया गया था, मगर 3 सैनिकों का पता तक नहीं चला था। मगर अब हमारी सेना ने उनके शव बर्फ की चट्टानों के बीच से खोज निकाले हैं। देखिए हर हिंदुस्तानी के दिल को छलनी कर देने वाली ये रिपोर्ट। ये बर्फ से लिपटा बदन, जकड़ा शरीर हमारे उस जवान का है जो प्रकृति की मार का शिकार हुआ है। आलम कुछ ये हुआ कि मौत के महीनों बाद आज उसे कफन मिला। जी हाँ, पिछले साल अक्टूबर महीने में लद्दाख के माउंट कुन पर हिमस्खलन के बाद 3 सैनिक लापता हो गए थे। उस घटना के 9 महीने के बाद अब सेना के उन तीनों जवानों का शव बरामद कर लिया गया है। उस समय 38 सैनिक हिमस्खलन की चपेट में आए थे, जिसमें से एक की मौत उसी समय हो गई थी और 3 लापता थे। बाकी सैनिकों को बचा लिया गया था।
इन सैनिकों को माउंट कुनपर से वापस लाने की ऑपरेशन का नेतृत्व हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के डिप्टी कमांडेंट ब्रिगेडियर एसएस शेखावत ने किया। ब्रिगेडियर एसएस शेखावत एक अनुभवी पर्वतारोही हैं जो 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। उन्होंने इस मिशन को अपने जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन बताया था। दरअसल हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल का 38 सेनाओं का एक जत्था लद्दाख में माउंट कुन पहुंचने के लिए निकला था। ये अभियान 1 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ और टीम को 13 अक्टूबर 2023 तक माउंट कुन पर पहुंचने की उम्मीद थी। इस मिशन में सेनाओं को वहां की बहुत खराब मौसम की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। 8 अक्टूबर 2023 को फरियाबाद ग्लेशियर पर कैंप 2 और कैंप 3 के बीच 18,300 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बर्फ की दीवार पर रस्सी लगाते समय ये टीम अचानक हिमस्खलन की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद सभी जवान बर्फ के नीचे दब गए थे। ब्रिगेडियर एसएस शेखावत ने बताया कि सेना को बचान के ऑपरेशन में रोज 10 से 12 घंटों तक खुदाई करते हुए 18,700 फीट तक पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मिशन शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन घटना के दौरान एक सैनिक की मौत हो गई थी जिसका शव बरामद कर लिया गया था। वहीं 3 सैनिक लापता थे। तीनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब करीब 9 महीने के बाद उन तीनों सैनिकों के शव मिल चुके हैं। इनकी पहचान हवलदार रोहित, हवलदार ठाकुर बहादुर अले और नायक गौतम राजवंशी के रूप में की गई है। तीनों जवानों के शव बर्फीली खाई के क्षेत्र में बर्फ की परतों के नीचे दबे हुए थे। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कई टन बर्फ हटाई गई और इस दौरान कठिन मौसम शारीरिक और मानसिक चुनौती दे रहा था। सेना ने अपने इस मिशन में भारी कठिनाइयों के बावजूद कामयाबी हासिल की और तीनों लापता जवानों के शव ढूंढ लिए गए। देखा जाए तो एक बार फिर हमारी इंडियन आर्मी ने ये साबित कर दिया है कि वो अपने रणबांकुरों को ऐसे नहीं छोड़ती। ये तस्वीरें वाकई में दिल को छलनी कर देने वाली हैं, मगर ये बताती हैं कि आप और हम सुरक्षित कैसे हैं। अगर हमारे ये रणबांकुर बर्फ में खड़े रहकर हमारी रक्षा ना करें तो हम अपने घरों में सो तक नहीं सकते। बर्फ की चट्टानों में सैनिकों के शव को खोजना आसान नहीं होता, फिर भी हमारी सेना ने ये भी कर दिखाया। भारी कठिनाइयों के बावजूद सेना ने अपने इस मिशन में कामयाबी हासिल की और तीनों लापता जवानों के शव ढूंढ लिए। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। हरियाणा से दिल्ली में आने वाली मुन्नक नहर का तटबंध टूटने से बवाना की एक आवासीय कॉलोनी के कुछ हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोग घरों में कैद हो गए। में दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीयूसी के रेट बढ़ा दिए हैं। सभी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी से चलने वाली गाड़ियां इसमें शामिल हैं। नोटिफिकेशन जारी होते ही नए रेट्स लागू हो जाएंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने करीबी माने जाने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी मामले को लेकर आज होने वाली सुनवाई अगली तारीख तक टाल दी गई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहां मौजूद रहीं। वहीं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दायित्व से मुक्त करने का अनुरोध किया है। वहीं टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को उत्तर 24 परगना जिले के अरियाधा में भीड़ के हमले की हालिया घटना पर राज्य को कथित रूप से बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एक मीडिया के एक वर्ग की आलोचना की। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को मणिपुर में राहत शिविरों के अपने दौरे का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातीय हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा करने का आग्रह किया। तो ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं, लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच तल्खी जग जाहिर है। ये तल्खी चुनाव के दौरान तीखे हमलों में भी तब्दील हो जाती है। वहीं कुछ ऐसा ही इन दिनों देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैल बुद्धि करार देते हुए सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता आगे बढ़ा रहे हैं। भले कांग्रेस ने यह अभियान प्रधानमंत्री की ओर से राहुल गांधी को बालक बुद्धि बताए जाने के जवाब में चलाया हो, लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद की
एक गरिमा होती है। संभव है कि कांग्रेस के बैल बुद्धि अभियान के जवाब में भाजपा भी कोई अभियान शुरू करे, लेकिन सवाल ये है कि इन सब से क्या हासिल होगा। संभव है कि सोशल मीडिया पर ऐसे अभियानों को ज्यादा लाइक्स और रिपोस्ट मिल जाए, लेकिन क्या ऐसे ही अभियानों से लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है? बहरहाल प्रधानमंत्री के खिलाफ बैल बुद्धि अभियान चलाकर कांग्रेस ने वाकई बालक बुद्धि का परिचय दिया है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। विफलता के बाद हौसला रखना कठिन है, किंतु सफलता के बाद नम्रता रखना उससे भी अधिक कठिन है।